हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित और सभी का स्वागत करता हूं एसकेसी सीनियर में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस में। काफ़ी सारे सवाल इससे आते हैं एग्जाम में, तो आज बहुत ही अच्छे से इस पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे और बहुत सारे डाउट्स भी आपके जो हैं वो भी क्लियर करेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा और वहाँ से आपके और डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जहाँ पर बेसिकली बहुत सारी क्रांति हुई थी और ये दुनिया का पहला क्रांति माना गया था पूरी दुनिया में, कि जहाँ पे पहली बार कोई नेशनलिज्म के लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाने वाली कंट्री बनी थी फ्रेंच, जिसे हम फ्रांस कहते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस आए रिवॉल्यूशन के बाद वो पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें पढ़ना है क्या कारण थे फ्रेंच सोसाइटीज़ के, फिर फैक्टर्स अबाउट द फॉर्मर बेसिकली एम्पायर ऑफ फ्रांस, और फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी के दौरान। फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज किस में हुई, 3 भागों में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट में कौन लोग आते थे, सभी डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। थर्ड स्टेट किसे कहा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के जो स्टेट थे वो थी। पहला फर्स्ट स्टेट जिसे कलर्जी कहा गया। कलर्जी का मतलब क्या होता है? कलर्जी वो लोग हुआ करते थे स्टूडेंट्स जो बेसिकली बिलोंग करते थे चर्च के पुजारी को कहा गया था। यहाँ पे प्रीस्ट को कहा गया था, प्रीस्ट को क्रस्ट चर्च के पुजारियों को कहा गया था यहाँ पे बेसिकली कलर्जी। और ये राजा का बहुत ज़्यादा करीबी होता था, क्योंकि जो भी दान होता था मंदिरों में, चर्च में, वो राजा को पे करना होता था। तो राजा बोलता था कि तुम लोग को कोई टैक्स नहीं देना है, तुम्हें जो भी इनकम आएगा वो मुझे पे करना है। तो राजा का एक करीबी होता है। नोबिलिटी मतलब जमींदार या फिर राजा के करीबी मंत्री, सिपाही, ये लोग को नोबिलिटी में रखा गया था और इनको भी बिल्कुल भी किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना था फ्रांस में। और तीसरा स्टेट जिनकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ वो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, लैंड लेबरर्स, सर्वेंट्स और भी जो ऑफिशियल्स लोग थे। तो ये सब लोग जो थे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे और इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था फ्रांस में, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। लगभग अपने इनकम का 70 से 80% जो टैक्स था वो पे करना पड़ता था और इनका इनकम सबसे कम होता था। एक किसान का इनकम बहुत ही कम है, एक मजदूर का इनकम बहुत ही कम है, एक नौकर का इनकम बहुत ही कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स पे उन्हीं को करना पड़ा था। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत बड़ा इनइक्वालिटी था थर्ड स्टेट के साथ। वहीं फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का टैक्स पे करना नहीं था। तो ये 3 प्रकार के सेक्शंस में फ्रांस की सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कलर्जी, दूसरे स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में ये कुछ लोग आते थे। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। थर्ड स्टेट से बेसिकली अमीर लोग आते थे और उसमें से कुछ जो थे वो गरीब भी आते थे। जैसे कि अमीर में बड़े बिजनेसमैन जब वो अमीर में आते थे और वहीं गरीब में किसान, नौकर लोग आते थे। यहाँ पे फाइनेंशियल बजट जो था वो एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा था। टैक्सेस जो था वो सारा बर्डन किस पे था? वो सारा बर्डन सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को पे करना था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पे सारे आपको नोट्स भी दिख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नोट्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही अच्छा होगा। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल क्या था? फ्रांस की जनसंख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब क्योंकि यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो लेकिन जो जिस हिसाब से बेसिकली इंक्रीज कर रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था, वह जब पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो प्रोडक्शन जो होता है उनको उसको भी इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा था और पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा था। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा? अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, क्योंकि अमीर तो खरीद सकता है महंगा सामान, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो सामान के दाम बढ़ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो अमीर और गरीब के बीच में जो फ़र्क है वो और बढ़ जाएगा। और ऐसे प्रकार की सिचुएशन को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। समझ में आ गया? तो पॉपुलेशन जो फ्रांस का था वो बढ़ रहा था, लेकिन डिमांड जो था वो ग्रेन्स का वो भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर डिमांड को जो बढ़ाया गया, लेकिन वो वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच में जो फ़र्क था वो बहुत बड़ा हो गया। इसी प्रकार के परिस्थिति को कहा गया फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट समझते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था। क्या था ये मिडिल क्लास? मिडिल क्लास को हम लोग एजुकेटेड क्लास के नाम से भी जानते हैं, और एक ऐसा समूह जो बेसिकली समाज में जिसको किसी प्रकार का प्रिविलेज नहीं दिया गया था, किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया था, और इनके आइडियाज़ भी फॉरवर्ड होते थे फिलोसफर की तरफ से। और ये वही लोग थे जिनकी वजह से फ्रांस में इतना बड़ा क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो पाया था, क्योंकि ये लोग को पता था कि इनके साथ गलत हो रहा है। जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको तो पता ही नहीं चलता है ना कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है। तो इंग्लिश के फिलोसफर रोशियो ने और फ्रेंच के फिलोसफर ने फ्रेंच संविधान का बेसिकली यहाँ पर डिमांड किया। और फ्रेंच संविधान क्या करता है, लोगों के इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थ्योरी के फ्रांस का। और यहाँ पे एक आइडिया भी डिस्कस किया गया, ये जितनी भी बातें थे ये सभी जगह सैलून्स में, चाय की दुकानों में, कॉफ़ी हाउसेस में स्प्रेड हो रहा था धीरे धीरे, बुक्स की दुकान में, हर चौक चौराहे के दुकानों में। यहाँ बेसिकली एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये डिस्कस कर रहा था कि मिडिल क्लास बढ़ रहा है, और मिडिल क्लास वो लोग थे जो ग्रो कर रहे थे, और ये लोगों को भी बता रहे थे कि भाई आपके साथ बुरा हो रहा है, अब आवाज़ उठाओ, आपके पास बहुत सारे राइट्स होने चाहिए जो आपके पास नहीं हैं, आप क्यों चुपचाप सह रहे हो इतना कुछ। तो यहाँ पे ये सब की वजह से ग्रोइंग मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था फ्रांस में, और यहीं से फ्रांस के राजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि आउटब्रेक। ठीक है, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन हुआ कैसे, आउटब्रेक कैसे हुआ? तो ये रिवॉल्यूशन कई सारे स्टेजेस से होके गुजरता है स्टूडेंट्स। लुई 16 जो फ्रांस का राजा बना, जब वो फ्रांस का राजा बना 1774 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस का राजा लुई 16 कब राजा बना, तो 1774 में। तो जब वो राजा बना, जब वो सिंहासन पर बैठता है, तो वो देखता है कि उसके खजाना बिल्कुल भी खाली है। वो बड़े बड़े सपने देख के राजा बनने का प्रयास कर रहा था कि मैं राजा बनूंगा, बड़े मज़े लूँगा, राजा होंगे, मंत्री होंगे, पैसा होगा, खूब उड़ाऊँगा। लेकिन पता चला कि उसका ट्रेजरी क्या है, बिल्कुल ही खाली है। और यहाँ पे डिसकॉन्टेंट विद द सोसाइटी ओल्ड रिजाइम, तो यहाँ पे इसको बहुत ही परेशानी हो गया साम्राज्य को चलाने में, मेंटेनेंस करने में, जिसकी वजह से लुई 16 ने क्या किया, थर्ड स्टेट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और यही था आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। पैसा तो चाहिए ना भाई, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा साम्राज्य, तो यही था। नेक्स्ट कुछ इवेंट समझेंगे हम यहाँ पे कि किस साल में कौन से इवेंट्स हुए। सबसे पहले बात करते हैं 1789 में कन्वोकेशन स्टेट्स जनरल, यहाँ पे थर्ड स्टेट्स का फॉर्म्स किया गया नेशनल असेंबली में। टेनिस कोर्ट ओथ के लिए बनाया गया, मतलब कि जहाँ पे शपथ ग्रहण किया था उसका भी निर्माण किया गया। पीजेंट्स रिवॉल्व हुआ पूरे कंट्री में, यहाँ पे असेंबली इशूज़ भी डिक्लेरेशन किए गए। राइट्स ऑफ महिलाओं को तो राइट्स नहीं थे, लेकिन पुरुषों को राइट्स यहाँ पे एलोकॉट बेसिकली दिए गए 1789 में। उसके बाद 1791 में संविधान को फ्रेम्ड किया गया, और जहाँ पे राजा के पावर को लिमिट करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे रूल तो मोनार्की ही चल रहा था, किंग ही रूल कर रहा था, लेकिन संविधान इंट्रोड्यूस कर दिया गया, रिपब्लिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब क्या कि किंग रूल तो करेगा लेकिन संविधान के हिसाब से करेगा, जिसकी वजह से लोगों के बेसिक राइट्स जो होंगे वो उनको मिल पाएंगे। ये कब हुआ, 1791 में हुआ। नेक्स्ट है 1792 से लेकर 93 के बीच में क्या हुआ, तो यहाँ पे मोनार्की को एबॉलिश किया गया, मतलब किंग बाय रूल को एबॉलिश किया गया, और बेसिकली फ्रांस बिकम रिपब्लिक। फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया, मतलब किंग तो रूल करेगा लेकिन अब संविधान के हिसाब से ही रूल करेगा। जैकोबिन रिपब्लिक को बाहर फेंक दिया गया, जो बेसिकली डायरेक्टली रूल कर रहा था फ्रांस में। 1795 में क्या हो गया, नए संविधान को अडॉप्ट किया गया और नया कन्वेंशन अपॉइंट किया गया, जहाँ पे 5 मैन डायरेक्टोरेट जो कर रहे थे वो स्टेट को रन कर रहे थे 26 अक्टूबर से लेकर 1795 तक, जहाँ पे चर्च को दोबारा खोला गया। वहीं 1799 में ये रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ, और जैसे ये रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ तो नेपोलियन का समय काल शुरू हो गया। नेपोलियन के कोप, मतलब कि वहाँ के उसके सैनिक थे, इन्होंने बहुत सारे वहाँ के कानूनों में अच्छे बदलाव किए। टाइमलाइन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइमलाइन क्या क्या था, तो सबसे पहले 1770 से लेकर 1780 के बीच में यहाँ पे आर्थिक गिरावट देखा गया, फ्रेंच की सरकार कर्ज में डूब गई। 1774 में लुई 16 सिंहासन पे बैठा। ये सभी सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझना आपको। 1788 में और 1789 में यहाँ पे बहुत बुरा मौसम था, इसकी वजह से प्राइसेस भी हाई हो गए,
फूड्स की कमी आ गए। फ्रांस में पहले से एक दिक्कत था कि खजाना खाली था, ऊपर से 1788 और 1789 में यहाँ का मौसम भी बुरा हो गया, जिसकी वजह से उत्पादन में और कमी आ गई, जिसकी वजह से प्राइसेस और हाई हो गए और लोग और परेशान हो गए राजा से। तो एक मुसीबत तो पहले ही यहाँ पे थी कि खजाना बिल्कुल खाली है, टैक्स को बढ़ाना पड़ रहा है, वहाँ से खाने का दिक्कत, तो यहाँ पे खाने का भी दिक्कत आ गया था, ब्रेड पे लोग जिंदा रह रहे थे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे लुई 16 के पास, बहुत सारी चुनौतियाँ थी उनके पास। आगे बढ़ते हैं 1789 मार्च मई 5 को क्या हुआ, ईस्ट स्टेट्स जनरल को कन्वेंट किया गया और यहाँ पे मांग किया गया कुछ रिफॉर्म्स किए जाएँ, कुछ बदलाव किए जाए फ्रांस में। 1789 जुलाई 14 को क्या हुआ, तो नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया और बेस्टाइल स्टॉर्म्स को ऑन जुलाई को भी फॉर्म किया गया और यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। 1789 अगस्त 4 को क्या हो गया, यहाँ पे अगस्त 4 को जो राइट्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी थी, रात में जो 4 अगस्त की रात थी, उस दिन एरिस्टोक्रेसी के राइट्स को ख़त्म कर दिया गया और फ्यूडल सिस्टम, जो फ्यूडल राइट्स थे, ज़मींदारों के जो राइट्स थे, उनको भी हटा दिया गया। 1789 में अगस्त 26 को पुरुषों को यहाँ पे राइट्स दिए गए, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, नागरिकों के लिए संविधान जो था, क्लर्जी नेशनलाइज करने के लिए, क्लर्जी मतलब कि प्रीस्ट को नेशनलाइज करने के लिए, चर्च को नेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे प्रावधान हुआ 1790 में। डिसॉल्यूशन हुआ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 1791 में। 1792 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 में वो कन्वर्ट किया गया एब्सोल्यूट मोनार्की में, मतलब कि अब किंग रूल करेगा राजा के संविधान के हिसाब से, रूल के हिसाब से, जहाँ पे राजा के पावर को लिमिट किया गया कि राजा अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स किसी पे बढ़ा देगा, भाई ठहर के धीरे आराम से कुछ काम करो भाई, लेकिन टैक्स सब पे बढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है, बढ़ाओ टैक्स, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे लिमिट किया गया पावर को। 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने अटैक किया फ्रांस पे। रॉबेस्पीरी को इलेक्ट किया गया यहाँ पे पहला डिप्टी पेरिस का, फॉर द पेरिस टू द नेशनल कन्वेंशन। वहीं 1783 में लुई 16 और मैरी एंटोनीट वर एग्जीक्यूटिव। लुइस और मैरी कौन थी, जिससे लुइस का मैरी हुआ था, तो बहुत ही ईजी है आपको याद रखना ट्रिक से कि लुइस 16 की वाइफ का नाम क्या था, मैरी था, ठीक है। मैरी एंटोनिएट को एग्जीक्यूटेड किया गया था, लागू किया गया था बेसिकली। 1792 और 1794 में क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, तो 1793 में जो रिजाइन ऑफ टेरर था वो स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, प्रूशिया, स्पेन, ये सब उस समय वॉर कर रहे थे बेसिकली फ्रांस के साथ। और रॉबेस्पीरी कमेटी जो था पब्लिक सेफ्टी रेपल्स के लिए, वो भी फॉरेन इन्वेडर्स में वापस आ गया था। बहुत सारे नए नए दुश्मन बन गए थे फ्रांस के खुद ही, क्योंकि ये बेसिकली बहुत सारे प्रकार के चेंजेस करने का ट्राई कर रहा था, क्या कि लोग यहाँ पे दुखी थे बहुत ज़्यादा। 1794 में रॉबेस्पीरी एग्जीक्यूटिव ऑफ फ्रांस की गवर्नमेंट जो हाथ में चली गई वो 5 मैन के हाथों में चली गई और यहीं से फ्रेंच में लुई 16 के समय काल का अंत हो गया। 1795 में डिसॉल्व कर दिया गया नेशनल कन्वेंशन को और 1799 आखिरी में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लीडर बन गया और यही वो समय काल था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंडिंग भी हो गया। तो क्वेश्चन हमने समझा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, एक ऐसा क्रांति जो दुनिया का पहला क्रांति माना गया, जिससे पूरे दुनिया को आइडिया मिला, इटली, जर्मनी, इंडिया को यहाँ से आइडिया मिला था कि हमें भी देश को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, लोकतंत्र करने के लिए ऐसा कदम उठाना होगा। तो ये एक पहला कंट्री जो पूरी दुनिया को आइडिया देता है नेशनलिज्म का। अब बात करते हैं वुमेन रिवॉल्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से ही महिलाएं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी इस इवेंट में। एक्टिव पार्टिसिपेंट किसे कहते हैं, मतलब कि बहुत सारे सक्रिय का मतलब है जो बेसिकली बहुत सारे जो चेंजेस हुए फ्रेंच सोसाइटी में उसमें इनका पार्टिसिपेट होना, लेकिन ये एक्टिव सिटीजन नहीं थे, एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब क्या था डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि वो लोग जो किसी रिवॉल्यूशन में सक्रिय होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये महिलाएं फ्रांस के एक्टिव सिटीजन में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास राइट टू वोट नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो ये पैसिव सिटीजन कहलाए जाते हैं। और वहाँ पे एक्टिव सिटीजन उसी को कहा जाता था जो बेसिकली वोट डालने का अधिकार हो और वो कम से कम अपने मंथली इनकम में 3 डेज का वेज लेबर पे करते हों।
ठीक है, मतलब लुई 16 के हिसाब से जो उनको पे नहीं करता है, पैसा देता नहीं है, टैक्स के रूप में पे नहीं करता है, उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो उनको वोट डाल के चुन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब गरीब वो एक प्रकार का रूल था उनका। तो इसीलिए महिलाओं को वहाँ पे पैसिव सिटीजन माना गया था। लेकिन इसी वजह से महिलाओं ने यहाँ पे रिवॉल्यूशन किया जिसका नाम था वुमेन रिवॉल्यूशन। अब ज़्यादातर महिलाएं जो बिलोंग करती थी इस रिवॉल्यूशन में, वो बेसिकली बिलोंग करती थी थर्ड स्टेट से। ठीक है, थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, हैड टू वर्किंग फॉर लिविंग, और इन्हें काम करना पड़ता था अपने काम के लिए। लेकिन इनके वेजेस बहुत ही कम थे पुरुषों के मुकाबले, और इसीलिए डिमांड कर रही थी कि इनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, मतलब एक जैसे काम के लिए एक जैसा पे उनको दिया जाए। इनके इस ऑर्डर में उनकी आवाज़ को उठाने के लिए महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर में इन्होंने अपने आर्टिकल्स छपवाए। वहीं जो मैन का डिमांड्स था कि महिलाएं को भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं जो मैन को दिए जा रहे हैं। वो क्या थे कि इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ पुरुषों को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार था, क्योंकि इनको सिर्फ एक्टिव सिटीजन माना गया था, क्योंकि ये अपने इनकम के 3 डे का वेज पे करते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। कुछ लॉ को इंट्रोड्यूस करना था जो महिलाओं की पोजीशन को बेहतर करेगा फ्रांस में। इनके स्ट्रगल्स लगातार चलते रहे पूरे वर्ल्ड में, और फाइनली 1946 में वुमेन इन फ्रांस को यह अधिकार मिला, किस चीज़ का, राइट टू वोट का। और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से 8 मार्च को हर साल वुमेंस डे के नाम से भी, इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। क्या था? यहाँ पे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था, मतलब 3 बेसिकली कॉन्टिनेंट के साथ व्यापार चल रहा था, किसको लेकर, गुलामी को लेकर, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। 18th सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया स्लेवरी का फ्रांस में। यहाँ पे कोई भी कानून को पास नहीं किया गया था स्लेवरी के लिए। 1794 में कन्वेंशन मेड टू फ्री ऑल स्लेव्स, मतलब एक बात का कानून लाया गया कि जितने भी गुलाम हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि सभी प्रकार के जितने भी लोग होते थे वो सभी लोगों को यूरोप से, अफ्रीका से, अमेरिका, बेसिकली सारे लोग चले जाते थे वहाँ पे, और फ्रांस में कमी हो जाता था लोगों का काम करने की वजह से, प्रोडक्शन रुक जाता था, बहुत दिक्कत होता था। और 10 साल के बाद, इसी वजह से 10 साल के बाद यहाँ पे स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया गया नेपोलियन की तरफ से, जब लुई 16 का समय काल खत्म हो गया। और फाइनली 1848 में स्लेवरी एबॉलिश्ड हुआ फ्रेंच कॉलोनीज में, मतलब कि गुलामी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ क्या है? एक ऐसा बेसिकली समय 1789 में जहाँ पे फ्रांस ने बहुत सारे चेंजेस देखे मेन, वुमेन और चिल्ड्रंस के लाइफ में। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी वो बेसिकली बहुत सारे कानूनों को पास कर रही थी, जिससे लोगों को थोड़ा सा छूट दिया जाए, थोड़ा सा इक्वालिटी दिया जाए, और एवरीडे प्रैक्टिस में लाने वाले सभी चीज़ों में बदलाव करने का प्रयास किया गया। इम्पॉर्टेंट लॉ जो था वो क्या था, इसको भी एबॉलिश किया गया, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, और भी कई प्रकार के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये सभी चीज़ों को यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये बात फ्रांस का पूरे यूरोप में फैल चुका था 19th सेंचुरी में, जिसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। नेपोलियन 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो इसने बेसिकली यूरोप के अदर कंट्रीज़ पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया, अलग अलग डायनेस्टीज़ पे कब्जा किया, वहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया और अपने परिवार के सदस्य को ही वहाँ पे राजा बनाता था जहाँ भी वो नए साम्राज्य पे कब्जा करता था। इसने अपना रोल यूरोप में एज अ मॉडर्नाइजर देखा था, और फाइनली उसको हरा दिया गया था वाटरलू में। कब? 1815 में। ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850, वेयर डिफीटेड, तो एट वाटरलू। तो बहुत ही इजी सा सवाल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर, जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको मात्र 20 मिनट के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवाया है। आई होप अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस में सीरीज वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्लास 9th और 10th के सारे सब्जेक्ट्स में आने वाले टाइम में। तो जिसका प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। SST क्लास 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, SST क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे देखते हैं और ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं बनाने की। क्या होगा उसका जवाब, मेरे साथ सॉल्व करिए। चलिए बताइए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में। पहला सवाल है, किसने कहा था
कि रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, किसने कहा था? मिडोबल, जील पॉल माराट, रॉस्क्यू, गॉर्जियस जेंटन। ट्राई करिए, चलिए फटाक से पाउज लीजिए, वीडियो को पाउज करिए और ट्राई करिए, क्या होगा बताइए। तो किसने कहा था? बहुत ही सिंपल है, ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। किसके बारे में हमने बात किया था? बी के बारे में बात किया था हमने, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई करिए। नेशनल असेंबली को फ्रेम किया गया संविधान के 1791 में, जहाँ पे पावर को लिमिट किया गया किसके? मोनार्की के, वेल्दी मैन के या बिजनेसमैन के? तो बिल्कुल मोनार्की करेक्ट है, बिल्कुल सही है, आंसर इज मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट? तो क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जवाब होगा एबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोग थे जो ज्वाइन नहीं किया है जिन्होंने जैकोबिन क्लब को? आर्टिशन, शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स, मैन विथ प्रॉपर्टी। चलिए बताइए। बिल्कुल अमीर लोग जो थे वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, मैन विथ ठीक है। फ्रेंच महिलाओं का डिमांड क्या था? डिमांडेड द राइट टू वोट, टू इलेक्ट असेंबली, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। बिल्कुल बताया था मैंने आपको, अभी पढ़ाया है। वोट का उनको अधिकार मांग बेसिकली प्रयास कर रहा था, और यहाँ पे इलेक्टेड करने का भी, होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस करने का भी। तो मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, तीनों चीज़ें। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था किसके बीच में? यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। किसे? अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक सवाल जो है वो आपको अभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसका पूरा PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है आपको, होमवर्क है आपका। विच ऑफ दीज राइट्स वर नॉट एस्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है स्टूडेंट्स। आई होप आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलता है फिर से एक नए चैप्टर के साथ, के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।